रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कसक अपने बेटे नेतिक को एक लड़की की फोटो दिखाती है और उससे बोलती है, ये देख कैसी है ना बिल्कुल वैसी जैसी तुम आजकल के लड़कों को पसंद है। लड़कियाँ मॉडर्न एकदम। माँ, मुझे नहीं पसंद ये लड़की, आप इसको मना कर दो। इसे भी मना कर दूं? आखिर तू मुझे बताएगा तुझे लड़की कैसी चाहिए? माँ, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मॉडर्न होने के साथ साथ संस्कारी भी हो, और जिस दिन मुझे ऐसी लड़की मिल जाएगी ना, मैं खुद आपको बता दूंगा। ये बोलकर नेतिक वहाँ से जाने लगता है, पर कसक उसे रोककर बोलती है, अच्छा ये सब छोड़ और तू मुझे संतोष के घर ले चल, उससे महीने का रेंट लेना है। नेतिक अपनी माँ को संतोष के घर ले जाता है, जहाँ उसकी नजर सनेम पर पड़ती है, जो सूट में आकर अपनी माँ के साथ साथ कसक के भी पैर छूती है। ये सब देखकर नेतिक को सनेम से पहले ही नजर वाला प्यार हो जाता है। कसक संतोष से रेंट लेकर घर आ जाती है। घर आकर नेतिक अपने दिल की बात छोटे भाई वीर को बताता है और वीर जाकर ये सारी बातें अपनी माँ को बोलता है। ये सुनकर कसक नेतिक के पास आकर उससे बोलती है, तुझे सनेम पसंद है? तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कैसे बताता माँ, मैंने आज पहली बार तो उसको देखा और देखते ही प्यार हो गया। सनेम बिल्कुल वैसी है जैसी लड़की मुझे चाहिए। फिर तो मैं कल ही जाकर संतोष से बात करूंगी तुम दोनों के रिश्ते के लिए। अगले दिन कसक नेतिक का रिश्ता लेकर सनेम के घर जाती है। दोनों फैमिली की रजामंदी से उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन सनेम शॉर्ट ड्रेस पहनकर कसक को बोलती है, माँ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता तुझे यहाँ किसी चीज की कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे जिसके पास आपके जैसी प्यारी सासू माँ हो, उसे किस बात की दिक्कत है भला? तभी नेतिक वहाँ आता है और सनेम को शॉर्ट ड्रेस में देखकर उसके पास जाकर बोलता है, सनेम, ये तुमने कैसे कपड़े डाले हैं? अरे मैंने रात को बताया तो था कि कल हमें आशीर्वाद लेने अपनी कुल देवी के मंदिर जाना है। जाओ अब जाकर चेंज कर लो, जल्दी, हमें लेट हो रहा है। तो यार इस ड्रेस में क्या प्रॉब्लम है? मंदिर ही तो जाना है, ऐसे ही चलते हैं ना। अरे कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही चले जाओ, वैसे भी तुम्हें लेट हो रहा है। चलो ना बेबी। नेतिक अपनी माँ के कहने पर सनेम को उन्हीं कपड़ों में मंदिर ले जाता है, जहाँ नेतिक उसको पूजा करने की बोलता है, पर सनेम उससे बोलती है, मुझे नहीं आती पूजा करनी, मैंने आज तक कभी पूजा नहीं की। एक काम करो, तुम कर लो, तुम जैसा जैसा कहोगे मैं वैसे वैसे कर लूंगी। ये बात सुनकर नेतिक को गुस्सा आ जाता है और वो पूजा करके सनेम को घर ले आता है। रात को सब डिनर कर रहे होते हैं और नेतिक खाते हुए बोलता है, वैसे सनेम, तुम खाना अच्छा बनाती हो। सॉरी बेबी, पर ये खाना मैंने नहीं बनाया। अरे मुझे तो पानी तक गर्म करना नहीं आता। अपनी माँ के हाथों के बने खाने का टेस्ट भूल गया? नेतिक खाने से उठकर अपने रूम में चला जाता है। उसका अपने लिए ऐसा बर्ताव देखकर सनेम उसके पास जाती है और उससे बोलती है, नेतिक क्या हुआ? जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं देख रही हूँ कि तुम मुझसे दूर दूर रहते हो। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? ऐसी बात नहीं है सनेम, तुम मुझे बहुत पसंद थी। तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मेरे कहने पर ही हम दोनों की शादी हुई है। पर मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी प्यार होने का मुझे ये इनाम मिलेगा। अगर तुम्हें मुझसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था तो फिर ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैंने जैसा सोचा था तुम वैसी नहीं हो, और अब मुझे सोने दो। नेतिक सनेम से बिना बात किए सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद नेतिक के पास एक इनविटेशन आता है, जिसके लिए नेतिक तैयार होकर सनेम को आवाज लगाता है। जैसे ही सनेम उसके सामने आती है, उसको शॉर्ट ड्रेस में देखकर नेतिक बोलता है, सनेम, ये तुमने क्या पहन लिया है? अरे हम जिस पार्टी में जा रहे हैं वहाँ बहुत से रिश्तेदार भी आ रहे हैं हमारे। कम से कम इस घर की इज्जत रखने के लिए आज तो सूट या साड़ी पहन लेती। भला इन कपड़ों में क्या बुराई है? और वैसे भी इंसान को वही पहनना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल हो, और मैं इन कपड़ों में बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो बस फिर तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? सनेम, पर मुझे तो फर्क पड़ता है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। ये बोलकर नेतिक अपने रूम से अपने भाई के पास चला जाता है, जहाँ वो उसके साथ ड्रिंक करके उससे बोलता है, यार वीर, मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली इस लड़की से शादी करके। अच्छा होता जब मैंने इसको देखा था तभी कुछ दिन इससे बात कर लेता, तो
मुझे आज ये सब झेलना ही नहीं पड़ता यार। भैया तभी तो बोलते हैं नेवर लव टू क्विकली। हाँ भाई, समझ आ गया जल्दी प्यार करने का नतीजा क्या होता है। अच्छा चल, अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो रूम में सोने जाता है, पर सनेम को वहाँ देखकर अपना बिस्तर लेके बाहर आ जाता है। ये सब देखकर सनेम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और अगले दिन रसोई में वो अपनी सास के पास उदास होकर जाती है और बोलती है, माँ आपको पता है नीतिक मुझसे ऐसे उखड़े उखड़े से क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें मेरा ये पहनावा, ये रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ माँ? बहू तू बहुत अच्छी है, पर कई बार हमें अपने रिश्ते को बचाने के लिए खुद को थोड़ा सा बदलना पड़ता है। नैतिक को मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़की के साथ एक ऐसी बीवी चाहिए थी जो संस्कारी हो, ऑफिस के साथ साथ घर को भी संभाले, वेस्टर्न कपड़े भी पहने और साथ में सूट साड़ियाँ भी पहने। अपनी सास की बात सुनकर सनेम नैतिक के पास जाती है और उससे बोलती है, देखो अगर तुम्हें सूट साड़ी पहनने वाली लड़कियाँ पसंद थी तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? अरे गलती हो गई मुझसे, जो तुम्हें एक बार उस दिन सूट में देखकर तुमसे प्यार कर लिया। अरे तुम्हें सूट में देखा और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते देखा तो मुझे लगा तुम वैसी ही लड़की होगी जैसे मुझे चाहिए थी। मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा होशियार लड़का समझा था, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत ही पिछड़ी सोच वाले इंसान निकले। अगर ऐसा ही है तो तुम अपनी गलती को सुधार सकती हो, आगे तुम्हारी मर्जी है। ये बोलकर नैतिक वहाँ से चला जाता है, पर कसक उन दोनों की सारी बात सुन लेती है और कसक सनेम के पास जाकर उसे अकेले में समझाती है। जिसके बाद रात को नैतिक घर आता है और सनेम को साड़ी में देखकर उससे बोलता है, तुम सनेम ही हो ना? पर आज ये साड़ी? क्यों, अच्छी लग रही हूँ ना मैं? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आती हूँ, आज मैंने पूजा की है। सनेम का ये रूप देखकर नैतिक को विश्वास नहीं होता। सनेम जल्दी से उसके लिए प्रसाद लाकर उसे देती है और नैतिक बोलता है, अरे ये सब अचानक, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? हाँ ये सच है। अगर तुम सबसे लड़कर मुझे वेस्टर्न कपड़े पहनने की इजाजत दे सकते हो, मेरी सास मुझे मेरी माँ से बढ़कर भी प्यार करती है, तो मैं आप लोगों की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? सनेम तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? अरे बिल्कुल भी नहीं। अब देखना, मैं बिल्कुल वैसी ही धर्मपत्नी बन जाऊंगी जैसी तुम चाहते हो। तभी वहाँ वीर आकर अपने भाई से बोलता है, क्यों भैया, आप तो नहीं बोलोगे ना नेवर लव टू क्विकली? ये सुनकर नैतिक सनेम से माफी मांगता है और सनेम भी अपनी गलतियों के लिए उससे माफी मांगती है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और समझदारी के साथ एक दूसरे का साथ देते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। मीनल की शादी बहुत ही अच्छे परिवार के लड़के नीरव से हो जाती है। ससुराल में उसकी सास मीरा और बड़ी ननद जीविका होते हैं। जीविका नीरव की शादी में कुछ दिन के लिए अपने मायके आई हुई थी। ऐसे ही एक दिन मीरा मीनल को बुलाते हुए कहती है, अरे बहू, जरा मेरे लिए एक गिलास ठंडा शरबत लिया। जी सासू माँ, अभी लाई। इतना कहकर वो किचन की तरफ जा ही रही होती है कि तभी उसे जीविका हाथ में शरबत लेकर आती हुई दिखाई देती है और जीविका अपनी माँ को शरबत देती है। तभी मीरा बोलती है, अरे बेटा, तू कुछ दिनों के लिए तो आई है, उसमें भी काम में लगी रहती है। बहू है ना, वो ले आती शरबत। अरे कुछ दिनों के लिए ही सही, पर माँ मैं अपने ही घर तो आई हूँ और अपना ही काम कर रही हूँ। वैसे भी अभी अभी भाभी की मेहंदी भी नहीं उतरी और तुम हो कि उसे किचन में भेज रही हो। अरे तो बहू है ना, अब ये उसी का तो घर है, काम तो करेगी ना। माँ तुम रहने दो और भाभी तुम बैठो और शरबत पियो। वो क्या है ना, माँ नई नई सास बनी है ना, तो तुम पर हुक्म चलाने की प्रैक्टिस कर रही है। जीविका की ये बात सुनकर मीनल हंसने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और घर के कामों में जीविका मीनल की थोड़ी बहुत हेल्प किया करती थी, या ये कहें कि आधे से ज्यादा काम तो जीविका ही किया करती थी। ऐसे ही एक दिन मीरा के फोन पर गांव से एक कॉल आता है और कुछ दिन बाद मीरा सबको बुलाकर कहती है, अरे वो गांव से गोरा जीजी का फोन आया था। शादी में किसी कारणवश वो आ नहीं पाई, इसीलिए कल यहाँ आ रही है। गौरा माँ से आ रही हैं। अच्छा है माँ, वैसे भी मेरी शादी के बाद अब उनसे मिलूंगी मैं। ठीक है माँ, मैं शाम को ऑफिस से आते हुए उन्हें पिक कर लूँगा।
जिसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन जीविका और मीरा अच्छे से सारे घर को साफ कर देते हैं। शाम होती है। नीरव गोरा मौसी को लेकर घर आता है, जिसके बाद मीरा बोलती है, अरे जीजी, स्वागत है आपका इस घर में। बड़े दिनों बाद दर्शन दिए हैं, जल्दी से जाने नहीं दूंगी इस बार आपको। अरे छोटी, अभी मैं आई नहीं कि तूने जाने की बात कर दी। मोको लग रहा है कि तुझे आने की कोई खुशी ना भई। अरे जीजी, कैसी बातें करती हो? वो दोनों आपस में बातें कर ही रही होती है कि तभी वहीं मीनल की नजर अपनी मौसी सास के सामान पर जाती है और वो धीरे से बोलती है, सामान देखकर तो लग रहा है कि जैसे जन्मों के लिए बसने आई हो। यही समझ लो भाभी, कुछ दिनों में आपको भी समझ आ जाएगा कि गौरा मासी किसी आम खेत की मूली नहीं है। अरे तुम ननद भाभी का खुसुर पुसुर कर रही हो? कुछ नहीं मासी, मैं तो भाभी को बस आपके बारे में बता रही थी। अच्छा, तो ये है नीरव की लुगाई। सकल सूरत से तो सुंदर बहू लाई है तू छोटी। अरे बहुरिया, का टुकुर टुकुर देख रही है? इधर आ और अपनी मौसी सास का आशीर्वाद ले। गोरा के इतना कहने पर मीनल गोरा के पास जाकर उसके पैर छूती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन सब बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी गोरा टेबल पर रखे हुए खाने को देखकर बोलती है, ये लो, अब तुम को ये ब्रेड, फल और सूखी सब्जी खिलाएगी का? छोटी, अरे तू तो जानती है कि नाश्ते में जब तक आलू की तरी वाली सब्जी और पूड़ी नहीं खाती, मेरे पेट की तो ज्वाला ही नहीं बुझती। वो क्या है ना जीजी, खाना बहू ने बनाया है तो उसे बताना भूल गई थी कि आप क्या खाती हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए दूसरा खाना बनवा देती हूँ। रुक जा, सास बन गई है लेकिन अकल अभी भी बहुओं वाली ही रखती है। और तू अब तक यहीं खड़ी है? तुझे तो मेरे बोलते ही किचन में होना चाहिए था। जी जी, मैं अभी जाती हूँ। हाँ भाभी, चलो मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। अब तू क्या उसका हाथ पकड़कर खाना बनवाएगी? यहीं बैठ के 2-4 फल काट दे मेरे लिए। जिसके बाद जीविका वहाँ चुपचाप बैठ जाती है और मीनल जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। कुछ देर में आलू की सब्जी और पूरी लाकर वो अपनी मौसी सास के आगे रख देती है और उसके बाद मौसी खाने लगती है। पूरियां तलते तलते मीनल के पसीने छूट जाते हैं, पर गोरा का पेट ही नहीं भरता। आखिर में गोरा खाना खत्म करके डकार लेते हुए बोलती है, सब्जी में थोड़ा तीखा कम था और पूड़ी में तेल ज्यादा था, पर क्या करती, भूख लगी थी तो जैसे तैसे खा ली। पर देख बहुरिया, दोपहर के खाने में दाल चावल और एक सब्जी बना दियो बढ़िया सी। इस बुढ़िया का पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं, ऊपर से बोलती है कि स्वाद नहीं है। अरे इतना ठूस गई, हे भगवान, ये मेरी मौसी सास है या कोई आदि मानव? अब तो बेचारी मीनल का आधे से ज्यादा समय मौसी सास की आओ भगत करने में ही बीत जाया करता था। फिर कुछ दिन बाद जीविका भी अपने ससुराल चली जाती है। ऐसे ही एक दिन मीनल सारे घर का काम खत्म करके आराम से टीवी देख रही थी। तभी उसके कानों में गोरा की आवाज पड़ती है, बहुरिया, ओ बहुरिया, जरा यहाँ आकर मेरे बालों में तेल लगा दे। इसको बिना 2 पल का चैन नहीं है, मतलब बंदा ना आराम से नहीं बैठ सकता, कोई ना कोई काम करता ही रहे बस। जी मौसी सासू माँ अभी आई। अरे पैर में मेहंदी लगी है क्या जो आने में इतनी देर लगा दी? वो संतरा मुझे पकड़ा दे और मेरे सर में तेल लगा दे। मीनल उसे संतरा देकर उसके बालों में तेल लगाने लगती है और गोरा संतरा खाकर छिलका वहीं फेंक देती है, जिसे देखकर मीनल मन में बोलती है, फैला लो, 2-4 फल और खा लो, उसके छिलके भी फैला देना ताकि मैं सारा दिन झाड़ू मारती रहूं। अरे तेल क्या तेरे दहेज में आया था? जी नहीं मौसी। तो लगाने में इतनी कंजूसी क्यों कर रही है? अच्छे से लगाना। और हाँ, थोड़ी देर में मेरे लिए बढ़िया सी लस्सी बना दियो मलाई मार के, और आधे घंटे बाद एक कड़क सी चाय पिला दियो। पर मौसी, लस्सी के बाद चाय कैसे पियेंगी आप? अरे तुझे उससे क्या, और बड़ों से फालतू सवाल नहीं पूछते। तेरी माँ ने सिखाया नहीं क्या तुझे? चल अब जल्दी जल्दी हाथ चला। कुछ देर बाद मीनल अपने कमरे में जाती है जहाँ नीरव भी था, जिसके बाद वो खुद से बोलती है, हे भगवान, मुझ पर रहम कर। आखिर पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए थे जो सजा के रूप में मुझे ये मौसी सास दे दी? क्या हो गया जो भगवान को याद कर रही हो?
अरे क्या हो गया? ये पूछो क्या क्या नहीं हुआ। अरे तुम्हारी मौसी सास किसी खेत की मूली नहीं बल्कि कद्दू है, और वो भी बड़े वाला। अरे उनके मिजाज का तो कुछ पता ही नहीं चलता, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। अरे खाने से तो जैसे उनका पेट ही नहीं भरता। सारा दिन मैं बनाती रहूं और वो खाती रहे। भैंस है, सारा दिन चरती है। अरे यार, मौसी हमेशा से ही ऐसी हैं, तभी तो माँ भी उनके सामने ज्यादा नहीं बोलती। और वैसे भी इतने दिन काटे हैं, थोड़ा वक्त और सही। इतना कहकर नीरज उसे समझा तो देता है, पर कहते हैं ना, जिस पर बीतती है असली दर्द वही जानता है। अपनी मौसी सास के नखरे उठाते उठाते मीनल बेहाल हो जाती है और एक दिन मीरा बाजार से कुछ साड़ियाँ लेकर आती है और बोलती है, अरे जीजी देखो ना, मैं आपके लिए बनारसी साड़ी लाई हूँ। ले बहू, ये साड़ी मैंने तेरे लिए पसंद की है। थैंक यू सासू माँ, साड़ी तो बहुत सुंदर है। अरे छोटी, ऐसी बनारसी साड़ी तो न जाने कितनी है मेरे पास, पर मुझे तो ये बहुरिया वाली साड़ी बहुत भा गई। पर कोई नहीं, तू तो ये इसके लिए लाई है ना। अरे नहीं नहीं जीजी, अगर आपको वो साड़ी पसंद है तो वो ले लीजिए। बहू, जीजी को साड़ी दे दे। अब तो इतना कह रही है तो रख लेती हूँ, और ये बनारसी साड़ी भी ले लेती हूँ, तो इतने प्यार से जो लाई थी मेरे लिए। साड़ी देने पर मीनल का मुंह बन जाता है। और कुछ दिन बाद जब मीनल सब्जी लेने के लिए मार्केट जाती है और वापस लौटती है, तो सीधा किचन में जाकर काम करने लगती है और खुद से बोलती है, मुझे आए 15 मिनट हो गए, लेकिन अभी तक मौसी सासू माँ की आवाज नहीं आई। कहीं बुढ़िया खिसक तो नहीं गई? अरे नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक काम करती हूँ, सासू माँ से पूछ लेती हूँ। इतना बोलकर वो हॉल में जाती है और मीरा से बोलती है, सासू माँ, वो मौसी सासू माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। आस पड़ोस में गई है क्या कहीं? अरे पड़ोस में नहीं गई, जीजी गाँव वापस चली गई है। कोई जरूरी काम आ गया था, इसीलिए जल्दी से निकल गई। क्या चली गई? सासू माँ, आप मजाक तो नहीं कर रही? देखिए मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच सच बताइए। अरे जीजी के जाने के बाद तो बोरा गई है क्या? कहा तो वो चली गई है। आशा के इतना कहते ही मीनल उसके गले लग जाती है और ये सोचते हुए चैन की सांस लेती है कि आखिरकार मौसी सास नाम की बला से पीछा तो छूटा। रुद्र अपनी गर्लफ्रेंड सुरभि से मिलकर अपने घर आता है और उसके घर आते ही उसकी माँ जानकी उसके लिए खाना लगाती है और उसके पास बैठकर उससे बोलती है, अरे आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है। क्या हुआ माँ? रुद्र के पूछने पर जानकी अपने सामने वाली पड़ोसन की बेटी को देखकर इशारे करते हुए रुद्र से बोलती है, आज फिर इसकी बेटी उसके साथ। इसकी बेटी उसके साथ? मतलब किसकी बेटी को किसके साथ देख लिया माँ आपने? अरे ये अपनी सरला की बेटी है ना सुरभि। आज मैंने इसे फिर पार्क में किसी लड़के के साथ देखा था, वो तो मैं लड़के को देख ही नहीं पाई। माँ छोड़ो ना, इसकी बेटी उसके साथ हो या किसी के भी साथ हो, आपको क्या है? ये तो है। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। रुद्र जल्दी से अपने रूम में जाकर आराम से बेड पर लेट जाता है और खुद से बोलता है, अच्छा हुआ मैं माँ की चील जैसी नजरों से बच गया। माँ भी ना पता नहीं सब पर इतनी नजर क्यों रखती हैं। आए दिन इसकी बेटी उसके साथ, उसका बेटा इसके साथ। माँ भी ना यार, कभी ऐसा ना हो मुझे ही देख लें किसी के साथ। इतना बोलकर रुद्र आराम से सो जाता है और अगले दिन शाम को रुद्र सुरभि को कॉल करके उससे बोलता है, सुरभि बेबी, थोड़ा बचकर, आज फिर मेरी माँ ने तुम्हें देख लिया। तुम्हारी माँ ने मुझे किसके साथ देख लिया? अरे बेबी, मेरे साथ और किसके साथ? वो तो अच्छा था कि माँ ने आज फिर तुम्हें ही देखा, मुझे नहीं। अच्छा, तो तुम्हारी माँ ने हमें किस करते हुए भी देखा होगा। बेबी कैसी बात करती हो? अब मुझे क्या पता कि माँ ने क्या क्या देखा। अब मैं अपनी माँ से ये सब थोड़ी ना पूछूंगा। अच्छा ठीक है यार, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारी माँ हमेशा मुझे ही क्यों देखती है। अरे और भी तो लोग हैं दुनिया में देखने के लिए। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कब मिलोगे? सुरभि का ये सवाल सुनकर रुद्र थोड़ा सोचने लगता है। तभी जानकी रुद्र के पास आकर उससे बोलती है, सारा दिन फोन में घुसा रहता है। अब अगर मैंने तुझे फोन चलाते हुए देखा ना, तो तेरे फोन में आग लगा दूंगी। अब ये पकड़ पैसे और बाजार जाके कुछ सब्जियां ले आ। माँ आप चली जाओ ना बाजार, आपको तो पता है मुझे सब्जी लेनी नहीं आती। हाँ, तुझे क्यों सब्जियां खरीदने आएंगी, तुझे तो बस फोन चलाना आता है। अपनी माँ के ताने सुनकर वो अपनी माँ से पैसे लेकर बाहर जाने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। घर से बाहर निकलकर रुद्र एक बार फिर सुरभि को कॉल करता है।
सुरभि फोन उठाते ही रुद्र से बोलती है। यार अजीब हो तुम, तुम्हारी नजरों में मेरी कोई वैल्यू है या नहीं? मैं तुमसे बात किए जा रही हूँ और तुम हो कि अपनी माँ से बात किए जा रहे हो। क्या बेबी, हर वक्त गुस्सा नाक पर लेके क्यों घूमती हो? एक बार मेरी बात तो सुन लो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी सिवाय इस बात के कि कब मिल रहे हो। बेबी मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, अभी मिलते हैं। मैं बाहर मार्केट के पास वाले ही रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। रुद्र सुरभि से बात करके फोन रख देता है। सुरभि जल्दी से शॉर्ट ड्रेस पहनकर अच्छे से तैयार होकर रुद्र से मिलने जाती है, जहाँ रुद्र सुरभि को देखकर उसे गले लगाकर बोलता है, बेबी आज तो कतई जहर लग रही हो। तो चाट के मर जाओ ना। सुरभि के रूड होने के बाद भी रुद्र उसका हाथ पकड़ के उसे चेयर पर बैठा देता है और खुद भी दूसरी चेयर पर बैठकर उसके बिल्कुल करीब आता है और अपना एक हाथ उसके थाई पर रखकर उससे बोलता है, बेबी अपना गुस्सा थूक दो ना। देखो तुमने मिलने के लिए बोला और मैं तुरंत तुम्हारे सामने आ गया। अब तो नाराजगी छोड़कर अपने रुद्र को थोड़ा सा प्यार कर लो। सुरभि अपना गुस्सा छोड़कर अपनी उंगलियों को रुद्र के फेस पर फेरते हुए उससे बोलती है, ओ मेरी जान को प्यार चाहिए? हाँ बेबी, वो भी बहुत सारा। तो अपनी माँ से बोलो ना, जो मुझे देखकर रोज बोलती है इसकी बेटी उसके साथ, तो उनको बोलो उसकी बेटी उनके बेटे के साथ ही है। सुरभि अपना गुस्सा रुद्र पर निकाल ही रही होती है कि तभी रुद्र की नजर अपनी माँ पर पड़ती है और अपनी माँ को रेस्टोरेंट के बाहर देखकर वो सुरभि के पर्स से अपना मुंह छुपाने लगता है। ये देखकर सुरभि को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपना पर्स लेकर वहाँ से उठकर जाने की सोचती है, पर रुद्र उसके पीछे छुपते हुए उसे बोलता है, बेबी बाहर मेरी माँ और तुम्हारी होने वाली सास खड़ी हैं। अगर उन्होंने हमें एक साथ देख लिया तो यहाँ आंधी तूफान सुनामी भूकंप सब एक साथ आ जाएगा। तो आ जाने दो, लेकिन मुझे जाने दो। आज तुम्हें ऐसे देखकर ना मुझे पता चल गया तुम एक नंबर के फट्टू हो। रुद्र सुरभि के पीछे छुप रहा होता है तो वहीं जानकी सुरभि को देखकर खुद से बोलती है, राम राम राम, घोर कलयुग आ गया है, सब कुछ ऐसे ही खुलेआम, राम राम। ये सब देखकर जानकी जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगती है। तभी उसकी एक पड़ोसन उसको ऐसी जल्दी में जाता देखकर उसे रोककर बोलती है, अरे क्या हुआ जानकी बहन? अरे क्या बताऊं बहन, आज मैंने फिर से इसकी बेटी उसके साथ देखी। अरे किसके साथ? अरे पता नहीं कौन लड़का था, सही से चेहरा नहीं देख पाई उसका, पर इतना है कि वो अपनी ही गली का है। अरे बहन तो देखना था ना, उसकी बेटी किसके साथ है? अरे हमें क्या, उसकी बेटी किसी के भी साथ हो, हमें तो बस अपने बच्चों से मतलब है। दोनों गॉसिप कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ से सरला जाने लगती है और उसको देखकर जल्दी से जानकी बात पलटकर अपनी पड़ोसन से बोलती है, अरे मैं तो अपने रुद्र को देखने के लिए मार्केट गई थी, 1 घंटा हो गया, अभी तक आया नहीं बाजार से। अच्छा बहन अब मैं चलती हूँ। थोड़ी बात करके जानकी घर चली जाती है और कुछ देर बाद रुद्र घर आता है। उसके घर आते ही जानकी अपने हाथों में डंडा लिए उसे बोलती है, मैंने तुझे सब्जी लेने के लिए कब भेजा था? कहीं माँ ने मुझे सुरभि के साथ देख तो नहीं लिया? मेरे लाल जवाब दे जल्दी से, मैंने तुझसे कुछ पूछा है। माँ सब्जी लेने में टाइम तो लगता ही है ना, ये पकड़ो, अब मैं चला आराम करने। रुद्र अपनी माँ को सब्जियाँ देकर अपने रूम में चला जाता है और सुरभि को कॉल करके उससे बोलता है, बेबी हम ना अब कुछ दिन बाद मिलेंगे। ठीक है, जब तुम्हारा दिल करे मिल लेना। इतना बोलकर सुरभि कॉल कट कर देती है और कुछ दिन बाद रुद्र एक बार फिर अपने घर के पास वाले पार्क में सुरभि से मिलता है, जहां वो सुरभि का हाथ पकड़ के उससे बोलता है, सुरभि मुझे कुछ समय दो, जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। वैसे अभी भी तुम अपने पैरों पर ही खड़े हो। बेबी मेरा मतलब है कुछ कमा लूं या कुछ बन जाऊं। रहने दो, वो दिन कभी नहीं आएंगे। यार मुझ पर भरोसा रखो, बिना तुम्हारे कुछ बोले ही मैं माँ से हम दोनों के लिए बात करूँगा। रुद्र सुरभि का गुस्सा शांत कर ही रहा होता है कि तभी जानकी इवनिंग वॉक के लिए पार्क में आती है और आते ही उसकी नजर सुरभि पर जाती है। सुरभि जानकी को देखकर रुद्र से बोलती है, लो फिर से आ गई तुम्हारी माँ जासूसी करने। अब तुम जल्दी से अपना मुंह छुपाओ और दफा हो जाओ, क्योंकि बदनाम तो मुझे ही होना है। ये बोलकर सुरभि वहाँ से निकलती है और वो देखती है कि जानकी फिर से उसके बारे में लोगों से बात कर रही है। ये देखकर सुरभि जानकी के पास जाकर उससे बोलती है,
आंटी जी, आप ये जो जगह जगह ढोल पीटती फिर रही है ना, इसकी बेटी उसके साथ, उसकी बेटी इसके साथ, तो आज मैं आपको बता ही देती हूँ कि आप हर बार मुझे जिसके साथ देखती है ना, वो और कोई नहीं बल्कि आपका फट्टू बेटा है, और अब मुझे उसके साथ एक सेकंड नहीं रहना। सुरभि सबके सामने सारा सच बताकर वहाँ से चली जाती है और जानकी का मुंह बंद हो जाता है, जिसके बाद जानकी दूसरों की बेटियों की बुराइयां करना बंद कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।